छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को लेकर दावे चाहे जितने भी हों, लेकिन सच तो यही है कि देश में आज भी छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है। हालत ये है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां 2025 में सबसे कम जीडीपी का स्तर पाया गया। देश के कुछ राज्य जैसे गोवा, दिल्ली और हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में गिने जाते हैं। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अभी भी निचले पायदान पर बने हुए हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में आमदनी के स्तर में अब भी बड़ा अंतर बना हुआ है। एनएसडीपी यानी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब है किसी राज्य में एक व्यक्ति की औसतन सालाना आय। जब किसी राज्य की एनएसडीपी ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि वहां के लोग आमतौर पर ज्यादा कमाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। वहीं जिन राज्यों की एनएसडीपी कम है वहां लोगों की आमदनी कम होती है और अक्सर वहां गरीबी, बेरोजगारी या विकास की धीमी रफ्तार जैसी समस्याएं होती हैं। इस आंकड़े से हमें ये समझ में आता है कि भारत में आर्थिक विकास हर राज्य तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अंतिम अनुमानों के हिसाब से भारत में साल 2024-25 में देश में प्रति व्यक्ति सालाना औसतन कमाई 1,14,710 रुपए है। वहीं 10 साल पहले यानी 2014-15 में औसतन कमाई 72,805 थी। लेकिन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले शीर्ष 5 राज्यों में गोवा में प्रति व्यक्ति सालाना आय 3,57,611, दिल्ली में 2,71,490, चंडीगढ़ में 2,56,912, कर्नाटक में 2,04,605 और तमिलनाडु में 1,96,309 है। लेकिन कई दूसरे राज्य अभी भी पीछे हैं। अगर सबसे कम आय की बात करें तो बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना आय 32,227 है, उत्तर प्रदेश 50,341, झारखंड 65,062, मणिपुर 65,471 और मध्य प्रदेश में 70,434 हैं। ये राज्य सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में शामिल है। छत्तीसगढ़ की हालत भी खराब है। छत्तीसगढ़ जीडीपी के मामले में अंतिम 6 राज्यों में शामिल है। वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 61,409 थी, जो 2014-15 में घटकर 61,122 रह गई। इसके बाद आय में धीरे धीरे वृद्धि हुई और 2023-24 में यह 87,681 तक पहुंची। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 93,161 दर्ज की गई, जो पिछले 10 वर्षों में लगभग 52.4% की वृद्धि को दर्शाती है। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लगभग हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं और आने वाले वर्षों में लगभग 11-12% की रेट से कंपाउंडिंग होने का अनुमान दुनिया भर के अर्थशास्त्री भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए लगा रहे हैं। कई लोग 2047 तक 12% के कंपाउंडिंग रेट के हिसाब से 4 बार डबलिंग की भी कल्पना कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से हम $50 ट्रिलियन की जर्नी को भी पार कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक मिनिमम में एस्टिमेट लेकर भी चलूं तो इस बात में किसी को संदेह नहीं होगा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और इस विकास यात्रा के दौरान हमारी देश की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से 30-35 ट्रिलियन डॉलर की जर्नी को निश्चित रूप से पार करेगा। प्रति व्यक्ति आय भारत देश का 18 से 20 हजार अमेरिकन डॉलर होगा। निर्यात बढ़कर 8.7 ट्रिलियन डॉलर होगा। इस तरह के एस्टिमेशन भारत देश के लिए पूरे देश के और पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री लगा रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ की जो जीएसडीपी थी वो 21,000 करोड़ रुपए की थी और जब हमारी सरकार आई तो हम लगभग 5 लाख करोड़ की जीएसडीपी पर खड़े थे और हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि इन 5 सालों में
हम अपनी जीएसडीपी को लगभग दोगुने तक पहुंचाएंगे और 5 लाख करोड़ की जीएसडीपी को 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का हमने इन 5 सालों के लक्ष्य रखा है। इस प्रक्रिया में जब हम 12-13% की रेट से अगर कंपाउंडिंग करेंगे तो हम 2030 तक 11 से 12 लाख करोड़ की जीएसडीपी तक पहुंच सकते हैं, 2035 तक लगभग 20 लाख करोड़ की जीडीपी तक पहुंच सकते हैं और 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी के लिमिट को हम पार कर सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था 2047 तक 15 गुना बढ़ते हुए 75 लाख करोड़ की जीडीपी को पार कर सकती है। इस विजन के साथ हमको इन्वेस्टमेंट, इस विजन के साथ हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, इस विजन के साथ हमको इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, टूरिज्म ग्रोथ सबको अचीव करने की आवश्यकता होगी। छत्तीसगढ़ को आपने, हमने सभी पुराने लोग हैं, जिस छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, जो छत्तीसगढ़ सीपीएन बरार में नागपुर हमारा कैपिटल हुआ करता था, 56 के बाद जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जाके भोपाल जिसकी राजधानी हुआ करती थी, कितनी लंबी यात्रा। और जब हम उस लंबी यात्रा में देखते हैं छत्तीसगढ़ पीछे से पीछे होता गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ भोपाल और नागपुर से बहुत दूर था, भाषा के आधार पे भी, भौगोलिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश के साथ कभी समरस नहीं हो पाया। और बीमारू राज्य की श्रेणी में यदि 2000 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ निर्माण नहीं किया होता, आज भी हम बीमारू राज्य की श्रेणी में रहते। अटल जी की वजह से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं, 15 साल मैंने मुख्यमंत्री के नाते छत्तीसगढ़ को कई रूप में देखा है। मैंने मिट्टी का नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में देखा है, मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर सड़कों की दुर्दशा देखी है। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे थाने थे कि कोई इधर से निकल के उधर चले जाए। मैंने ऐसे छत्तीसगढ़ को देखा है जहां थाने लूटे जाते थे। थाने लोगों की सुरक्षा के लिए थी, मगर छत्तीसगढ़ में थाने लूटे जाते थे। वो छत्तीसगढ़ रहा जो गरीबी 5 लाख से 10 लाख पलायन करने वाला छत्तीसगढ़, गरीबी से जहां मौत होती थी वो छत्तीसगढ़, जहां भूख और प्यास से लोग तड़प तड़प के अनाज के बिना जिनकी मौत होती थी। ये सारी कहानियों को पीछे भुलाते हुए 2000 के बाद जो यात्रा शुरू हुई, वो यात्रा माननीय अटल जी ने राज्य का निर्माण किया और मोदी जी इस विकास के सपना को पूरा कर रहे हैं और उसका क्रियान्वयन करने की जवाबदारी विष्णुदेव साय जी के ऊपर है, जिसका क्रियान्वयन चौधरी जी और सारे मंत्रीगण करेंगे। प्रधानमंत्री जी करते हैं तो वहां पर भी हमने रेखांकित किया था कि आपने जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो हम लोगों ने भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो हम लोगों की तारीफ हो रही थी। तो आप सबको मालूम है, डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि आज से 25 साल पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी। यहाँ पर लोग भूखे मरते थे, कई टाइम बच्चों को उपवास होना पड़ता था, कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था। और हमको मालूम है, हम जब मध्य प्रदेश में विधायक थे तो एक बार हमारे जसपुर क्षेत्र में लोग भूख से मरे थे और विधानसभा की टीम जांच के लिए आई थी। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ में होता था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किए और उसके बाद 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में यहाँ से भूख भी भागा और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हुआ, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ बना। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ की थी और 25 वर्षों में चूंकि हम सब लोग
रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 25 वर्षों में ज्यादातर उस समय 15 साल और आज हम लोग 1.5 वर्षों से तो 16.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। तो जो भी विकास आज छत्तीसगढ़ का हुआ है हम कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का संकल्प लिया है। सवाल ये है कि जीडीपी के आंकड़ों से भले ही हमें देश या राज्य की आमदनी का पता चलता है, लेकिन इससे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आम जनता की वास्तविक आर्थिक स्थिति कैसी है। देश की जीडीपी में भले ही बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन देश में आर्थिक विषमता चरम पर है। इसे समझने के लिए हमें आमदनी और संपत्ति संबंधी स्वामित्व के आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। हकीकत यह है कि देश की कुल आमदनी का लगभग 58% हिस्सा 10% अमीरों की जेब में जाता है। वहीं देश की 50% आबादी के हाथ में केवल 14.6% आमदनी आती है। संपत्ति के लिहाज से बात करें तो 10% पूंजीपति देश की 65% संपत्ति पर काबिज है और देश के 50% लोगों के हिस्से में केवल देश की संपत्ति का महज 6.4% आता है। आमदनी से ज्यादा विषमता संपत्तियों के मामले में है। बीच के 30% लोग ऐसे हैं जो रोजी रोटी कमा पा रहे हैं, लेकिन उनकी आमदनी उतनी भी नहीं है कि वे मनचाही चीजें खरीदने का साहस कर सकें। नवीनतम NFHS 5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण से भी ये पता चलता है कि देश में अभी भी बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इसी तरह हाल ही में जारी PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत की लगभग 20% आबादी अभी भी पढ़ना लिखना नहीं जानती, यानी वह निरक्षर है। इसके अलावा करीब 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुश्किल से कक्षा 5वीं तक ही पढ़ाई की है। इसका मतलब ये हुआ कि देश की आधी आबादी प्राथमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाई है। इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं, जैसे बच्चों का बुनियादी ज्ञान कमजोर होना, स्कूलों में पढ़ाई की खराब व्यवस्था और योग्य शिक्षकों की कमी। जाहिर है इन कारणों से भारत की 90% से भी ज्यादा श्रमिक आबादी यानी काम करने वाले लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। यह ऐसा क्षेत्र होता है जहां नियमित नौकरी, तय वेतन, पेंशन या स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। ये लोग कम तनख्वाह पर असुरक्षित और अस्थायी काम करने को मजबूर होते हैं। इस सब का असर ये है कि हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था कागज पर 6 से 7% की दर से तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में सुधार बहुत धीमी गति से हो रहा है। उनके जीवन की असुरक्षा, परेशानियां और गरीबी ज्यों की त्यों बनी हुई है। सरकार का ये दावा कि देश में गरीबी केवल 4.9% रह गई है, असल जमीन पर लोगों की वास्तविक हालत से मेल नहीं खाता। दरअसल लोगों की जमीनी तकलीफें और उनकी सामाजिक आर्थिक मुश्किलें इस आंकड़े से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। लेकिन आंकड़े हैं, आंकड़ों का क्या? फाइलों में ही सही देश आर्थिक प्रगति तो कर ही रहा है। जरूरी बात में फिर होगी बात।